हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरी कोशिश रहती है मैं आप तक जो भी टॉपिक लेकर के आई हूँ उसको बड़े आसान तरीके से समझाऊं, जिससे कि आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई भी परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं पूरा सिलेबस लेकर के आ रही हूँ डेली वीडियो भी डालती हूँ 2024-25 का जो हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में। इसी श्रृंखला में आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है अज्ञेय जी द्वारा लिखित टॉपिक मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें अज्ञेय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ जो कि अज्ञेय जी ने लिखा है। इसमें अज्ञेय जी कहते हैं कि लेखक के मन की जो आंतरिक प्रेरणा है और जो व्यवस्था है वही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है, और उसे लिखकर ही लेखक उस आंतरिक व्यवस्था और प्रेरणा को समझ पाता है, इसीलिए वो लिखता है। और कोई एक आम आदमी की बात करे तो वो नहीं लिख सकता। जिसके अंदर अनुभूति होगी, जिसके अंदर प्रेरणा होगी, व्यवस्था होगी, वो ही उसे लिख पाएगा। तो ये अज्ञेय जी ने इस निबंध में इस चीज के बारे में हमें बताया है। चलिए देखते हैं अज्ञेय जी ने हमें क्या किस तरीके से समझाया है। इसको समझने के लिए जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है, जैसे हमेशा से ही होती है। और कोई ताकत नहीं है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद आपके मार्क्स बहुत कम आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। देखिए, पहला वाला हेडिंग है लिखने का प्रश्न। यहाँ पे जो है ये प्रश्न देखने में तो बड़ा सरल लग रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, लेकिन ये प्रश्न वास्तव में बड़ा कठिन है। इसमें इसके वास्तविक अर्थ में अगर हम देखें तो इसका जो सच्चा और वास्तविक अर्थ है, किसी लेखक के जीवन के जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी अंदर की बातें हैं, उनको कुछ वाक्यों में बांध पाना बहुत कठिन है। हम एकदम से नहीं बांध सकते। तो ये थी हमारी पहली वाली हेडिंग, जिसमें कि लेखक ये समझाना चाह रहे हैं कि लिखने का जो प्रश्न है वो कैसे आता है। वैसे तो सरल ही प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें हमें किसी कवि के बारे में, उसके आंतरिक जीवन के बारे में लिखना होता है, और वाक्यों में उसके जीवन के सार को पूरी तरीके से बांध पाना बहुत कठिन होता है। हेडिंग देखते हैं, लिखने का असली कारण क्या है। तो यहाँ पे लेखक लिखता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका एक उत्तर तो ये भी हो सकता है कि लेखक स्वयं को जानना चाहता है कि वो क्यों लिखता है, और वो इसलिए लिखता है कि जिससे वो जान पाए अपने अंदर जो उसकी आंतरिक प्रेरणा है और जो व्यवस्था है उसे वो जान पाएगा। उसको जानने के लिए वो लिखता है, और लिखने के बाद वो आंतरिक प्रेरणा और व्यवस्था को पहचान पाता है, और उस आंतरिक व्यवस्था और जो प्रेरणा है उससे मुक्ति पाने के लिए वो जो है अलग होकर के, तटस्थ होकर के उससे देखने के लिए और पहचानने के लिए वो उसे जो है लिखता है। देखते हैं तीसरी वाली जो हेडिंग है उसमें हमें अज्ञेय जी क्या समझा रहे हैं। सभी लेखक कृतिकार नहीं। यहाँ जो अज्ञेय जी है वो ये कह रहे हैं कि जितने भी लेखक होते हैं वो कृतिकार नहीं होते, मीन्स रचनाकार नहीं होते, और उनके द्वारा लिखा गया हर लेखन जो है वो कृति नहीं होता। वो लोग ख्याति प्राप्त होने के बाद जो है बाहरी दबाव के कारण लिखते हैं। वो दबाव हो सकता है प्रकाशक का, संपादक का, या अन्य भी तकाजे जो है वो हो सकते हैं, इसके कारण वो लिखते हैं। अब अगली वाली हेडिंग हम देख लेंगे कि अगली हेडिंग में हमें अज्ञेय जी क्या समझाना चाह रहे हैं। लेखक का स्वभाव और अनुशासन। यहाँ पे अज्ञेय जी कहते हैं कि किसी भी लेखक के जीवन में उसके स्वभाव और अनुशासन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बहुत से लेखक इतने आलसी होते हैं कि थोड़ी सी भी प्रसिद्धि मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा आलस करने लग जाते हैं। जैसे सुबह के टाइम उनकी निद्रा टाइम से खुल जाने पर भी वो बिस्तर नहीं छोड़ते, और अलार्म का जो है अलार्म बजने के बाद भी वो बिस्तर से नहीं उठते। और जबकि होना ये चाहिए, अगर सही में कोई कृतिकार है, सही में कवि है, या सही में ही लेखक है, तो सुबह का जो समय है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, और वो अच्छी रचनाकार अपनी रचनाओं को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखते। कारण क्या है कि वो आलस में इतने ज्यादा भरे होते हैं, और थोड़ी सी ख्याति प्राप्त में हो जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो बाहरी दबाव उन पर पड़ता है उस दबाव के कारण ही वो लिखते हैं। देखिए, लेखक की भीतरी व्यवस्था, किसी भी लेखक की भीतरी व्यवस्था को जान पाना आसान नहीं होता। लेखक यानी अज्ञेय जी शुरू से ही विज्ञान के विद्यार्थी रहे, विज्ञान के बारे में ही उन्होंने अध्ययन किया,
और वो अणु बम के सैद्धांतिक जो उसके प्रकार थे उसको पहले से ही जानते थे अणु बम के बारे में। लेकिन जब हिरोशिमा पे बम गिरा तो उन्होंने उससे जो है होने वाले दुष्परिणामों को जाना और उससे होने वाले जो लोगों को परेशानियां हुई उसके बारे में खबरें पड़ी। तो जो उनकी बुद्धि थी वो विद्रोह कर उठी। तो बुद्धि का विद्रोह करना जाहिर था, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जब विज्ञान का दुरुपयोग होगा तो बुद्धि का जो है विद्रोह करना जाहिर सी बात है। बुद्धि विद्रोह। हिरोशिमा के प्रभावितों से साक्षात्कार। एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिलता है। वहां पर वो उस अस्पताल में जाते हैं जहां पर जो अणु बम गिरा था उससे पीड़ित लोग वहां पर वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। और जो रेडियम पदार्थ था जो उसके कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ, उन लोगों से मिले। उन्हें देख करके लेखक को बहुत कष्ट हुआ और उसने जाना कि अनुभव से ज्यादा अनुभूति जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तत्काल तो वो कुछ नहीं लिख पाया, उसने कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद एक दिन लेखक सड़क पर ऐसे ही घूमने के लिए निकला तो लेखक ने देखा कि एक शिला पर यानी एक पत्थर पर एक लंबी उजली सी छाया बनी हुई थी। उसको देख करके लेखक के दिमाग में बात आती है या वो ये सोचता है कि जिस समय अणु बम गिरा होगा उस समय एक व्यक्ति इस शिला के पास खड़ा होगा और रेडियोधर्मी पदार्थ उसमें से निकल करके, मतलब जब विस्फोट हुआ तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उस व्यक्ति में रुद्ध हो गया होगा, मतलब समा गया होगा। और जब रेडियोधर्मी पदार्थ उस व्यक्ति में समाया होगा तो वो व्यक्ति भाप बन के उड़ गया होगा, जिसके कारण उसकी जो शरीर की जो छाया है वो उस पत्थर पर रह गई होगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो पत्थर है वो भी हिरोशिमा की कहानी को हमसे कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला हेडिंग है लेखक का आश्चर्य। फ्रेंड्स, उस छाया को देख करके लेखक को एक थप्पड़ सा लगा, मीन्स उसकी चेतना एकदम से जागी और उसे लगा कि वो जो बम जिस समय गिरा होगा वो उसकी अनुभूति में आ गया है। उसकी अनुभूति में वो क्षण आ गया, उसे एकदम से ये महसूस हुआ कि वो उस बम जब गिरा होगा उस समय का भोक्ता बन गया, यानी उस समय वो वहां पे पहुंच गया। तो उस समय तो लेखक कुछ नहीं करता, लेकिन जब वो भारत आ जाता है तो भारत आकर के अज्ञे जी एक कविता लिखते हैं हिरोशिमा पे। और उस कविता को लिखने के बाद लेखक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कविता अच्छी थी या बुरी थी, या लोगों का उस कविता के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। उसको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि कोई भी लेखक जो है वो लिखता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर की अनुभूति, उसके अंदर की व्यवस्था, उसके अंदर जो सोच विचार मंथन चल रहा होता है वो ही उसे लिखने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पे लेखक को ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि मैं क्यों लिखता हूँ या कोई भी क्यों लिखता है। तो फ्रेंड्स, ये तो पार्ट था हमारा मैं क्यों लिखता हूँ, जिसको लिखा था अज्ञे जी ने। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन उठाइए और अपने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दीजिए। वन वर्ड भी क्वेश्चन काफी सारे बन जाएंगे इसमें। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार वीडियो देख रहे हैं उसके बाद वीडियो को बंद करके रख दें और आपको लगे याद हो गया। वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छी लगती है तो कमेंट भी करिए, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक जो है मुझे निश्चित ही प्रेरित करते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो में जो कुछ भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं भी समझ में आ रहा है उसे लिखिए, लिख करके देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बार लिखिए, चीजें आपका क्लियर होंगी। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी में। आप लोग कीजिए वीडियो एंजॉय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।